तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल का 7 नंबर क्वेश्चन में बताने जा रहा हूं। तो क्या है 7 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC के न प्रत्येक कोने पर 1 माइक्रोकूलम आवेश रखा गया है। ठीक है, और भुजा AB के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए आइए मैं बताता हूँ। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले मैंने फिगर बनाया है, यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग गौर कीजिएगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर आपका भुजा वाला क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है ना। भुजा कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ABC हम लोग मान लिए, ठीक है ना। और प्रत्येक पर, यहाँ पर देखिए आपका साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि प्रत्येक कोने पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है। तो 1 माइक्रोकूलम का मतलब आप लोगों को पता है, बताया है ना क्लास में ना, 10⁻⁻6 कूलम होता है। 1 माइक्रोकूलम बराबर मैं आप लोगों को बताया हूँ कितना होता है, 1 माइक्रोकूलम बराबर ना 10⁻⁻6 कूलम होता है। ठीक है, तो इसलिए प्रत्येक कोने पे कितना आवेश रखा गया है ना, 1 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है ना, बात समझ में। तो अब देखिए भुजा है मेरा 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। आगे का आपका सवाल कह रहा है कि भुजा AB के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो भुजा AB के मध्य बिंदु मान लिया कि P है, और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए आइए, एक मैं बात बता रहा हूं कि ये जब मध्य बिंदु है, P जब मध्य बिंदु है तो A से P का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और P से B का भी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि A से B की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो ये मध्य बिंदु है तो आधा आधा हो जाएगा, 5-5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब एक मैं बात बता रहा हूं कि आपको जब P बिंदु पर न कुल विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो जनाब आप अपना दिमाग का यूज़ कीजिए और बोलिए कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, कैसे करेंगे P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, किस तरह से फाइंड करेंगे? तो आपका जवाब होगा कि सर सबसे पहले 1 पर स्थित आवेश के कारण ना P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे, फिर B पर स्थित आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे, और फिर C पर स्थित आवेश के कारण ना P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे, और तीनों को हम जोड़ेंगे, लेकिन सदिश विधि से जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग याद करते हैं। देखिए एक मैं बात और बताता हूँ, जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल्स बनाते हों तो सुविधा के दृष्टि से आप सबसे पहले जो भी आपका यहाँ पर गिवन रहता है, ठीक है ना, जैसे आवेश का मान दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो वो सारे राशियों को आपको SI मात्रक में लिख लेना चाहिए। जैसे आपका भुजा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, 10/10 है ना, 10/10 कर सकते हैं हम लोग। कितना आ जाएगा, अरे सेंटीमीटर है, मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड किए, 100 को हम 10 के पावर 2 भी लिख सकते हैं। 10 के पावर 2 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -2 हो सकता है, ये मीटर में बदल दिए। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर जो आपका आया AP और BP जो 5-5 सेंटीमीटर है, अगर उसको हम बदलना चाहे मीटर में तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करने का मतलब है कि 5 और ये 100 को 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। 10 के पावर ये 2 जब ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -2 सेंटीमीटर हो गया। बात समझ में आया? तो अब समय व्यर्थ नहीं करते हुए हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं कि A पर स्थित आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, B पर स्थित आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, और C पर स्थित आवेश के कारण ना P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो आइए, A पर स्थित आवेश कितना है, 10 के पावर -6 कूलम, उसके कारण ना P पर अगर हम लोग क्या निकालें, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो बताइए, मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र E1 है, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r²। फार्मूला तो सबको याद है, 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ अच्छा, Q का वैल्यू कितना है आप लोग खुद देख लीजिए, 10 का पावर -6 कूलम हो गया। अब RA², तो R कितना है, अब A पर स्थित आवेश के कारण जब
पी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है तो आर आप क्या लीजिएगा, एपी ना लीजिएगा, ए से पी तक की दूरी ना, तो 5 सेंटीमीटर लेना है और 5 सेंटीमीटर को हम मीटर में आपको बदल ही दिए हैं इतना, तो आर का स्क्वायर मतलब इतना का स्क्वायर, तो इतना का स्क्वायर हम लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब चलिए एक बात बताइए, 9 हम ऐसे ही लिख दिए, 10 के पावर 9 और 10 के पावर -100 गुना में पावर जुटता है तो 10 के पावर 3 हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर तो 25 और 10 के पावर -2 का स्क्वायर तो 10 के पावर -4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पावर को गुना कर देते हैं, 2 दूना -4, बात समझ गए। तो ये 9/25 हो गया। अब ये 10 के पावर -4 ऊपर जाएगा तो पावर प्लस में हो जाएगा, तो 10 के पावर +4 हो गया है, ठीक है ना। अब चलिए तो 9/25, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 7 हो जाएगा, गुना में पावर जुटता है, तो यही न्यूटन पर कूलम क्या हो गया, ए पर स्थित आवेश 10 के पावर -6 कूलम के कारण पी पर ना विद्युत क्षेत्र का परिमाण हो गया, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं तो आपको पहले दिशा जरूरी है, तो दिशा किधर होगा, तो ए से पी की तरफ होगा दिशा, ए से पी की तरफ, मतलब ए से पी ऐसे, ठीक है ना। मान लेते हैं इस दिशा, इसका दिशा ऐसे हो जाएगा। E1 का दिशा कैसा आ गया, E1 का दिशा हो गया मेरा इधर, ठीक है। अब चलिए अब बी पर स्थित आवेश के कारण निकालते हैं, तो बी पर स्थित आवेश 10 के पावर -6 कूलम के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र, तो मान लेते हैं जैसे देखिए बी पर स्थित आवेश ही ना है, अब इसके कारण पी पर विद्युत क्षेत्र निकालिए, तो 1/4πε/Q/r², इसका वैल्यू कितना आएगा, 9 × 10 के पावर 9, क्यू का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ, 10 के पावर -6 r²। तो याद रखिए आप बी पर स्थित आवेश के चलते पी पर जब निकाल रहे हैं तो बीपी दूरी लेना पड़ेगा, और बीपी दूरी माने 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदल के लिखेंगे तो आप ये वाला लिखिएगा, तो आर के स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, जस्ट, मतलब जस्ट जैसा हम लोग ऊपर किए वही यहाँ पर आने वाला है ना, ठीक है। तो चलिए ये 9 हो गया, ये 10 के पावर 9, 10 के पावर -6, 10 के पावर 3, 5 का स्क्वायर 25, 10 के पावर -2 का स्क्वायर 10 के पावर -4, 9/25 हो गया, और 10 के पावर 3 और 10 के पावर ये 4 ऊपर चला जाएगा। अब याद रखिएगा 9/25 इंटू 10 के पावर 7 वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। तो ये एसआई मात्रक का वोल्ट पर मीटर लिखिए या न्यूटन पर कूलम लिखिए, एसआई मात्रक विद्युत क्षेत्र का दोनों होता है। अब सुनिए बहुत गौर करने वाली बात जो है कि देखिए E2 का वैल्यू कितना आया, इतना आया 9/25 × 10 के पावर 7 वोल्ट पर मीटर, और गौर कीजिए E1 का भी वैल्यू मेरा 9/25 × 10 के पावर 7 वोल्ट पर मीटर के ही बराबर है। ये और ये वैल्यू दोनों मेरा क्या है, ये और ये वैल्यू दोनों सेम है, और दोनों का दिशा विपरीत है। देखिए ये ए से पी की ओर, किधर, ए से पी की ओर, अच्छा, और ये दिशा E2 का दिशा किधर होगा, तो ये इस पर ना लगा रहा है, तो बी से पी की ओर दिशा किधर होगा, बी से पी की ओर, बी से पी की ओर, बी से पी की ओर इधर की ओर हो जाएगा दिशा। तो एक बात बताइए कि E1 और E2 का दिशा जो है एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे का विपरीत है, और इन लोग जो है परिमाण इन लोग का बराबर है, तो इन लोग क्या हो जाएगा ना, देखिए E1 ना P बिंदु पर दिशा इधर की ओर है और इधर की ओर, अच्छा अब दिशा इधर की ओर है, इधर की ओर है ना, और परिमाण दोनों का कितना दिया हुआ है, 9/25 × 10 के पावर 7, 9/25 × 10 के पावर 7, ठीक है। तो इन लोग का परिमाण समान और दिशा विपरीत, इसलिए इन लोग दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसलिए P पर विद्युत क्षेत्र जो होगा ए पर स्थित आवेश और बी पर स्थित आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा, मतलब E1 और E2 का परिणामी कितना हो जाएगा, E1 तथा E2 का परिणामी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग बोल सकते हैं कि अतः P बिंदु पर जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा वो सिर्फ C पर स्थित आवेश के कारण होगा। तो आइए अब हम लोग C पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो इसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो C से P को मिलाना पड़ेगा। तो आइए C से हम लोग P को पहले मिला लें।
तो देखिए सी पर, अब पी पर जो विद्युत क्षेत्र होगा सिर्फ इस पर, इस सी बिंदु पर स्थित आवेश के कारण होगा। तो हम सी से पी को मिला लिए और इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालिएगा। पी पर वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि E1 और E2 दोनों का दिशा विपरीत था और दोनों एक दूसरे के परिमाण के बराबर थे, इसलिए कट गए। दिशा विपरीत क्यों था, तो आपको बताया है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को आप रख के देखिए ना, आपको दिशा का पता चल जाता है परीक्षण आवेश को। तो ए जो है इसके आगे भी प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है ना, पावर माइनस है, ध्यान रखिएगा, ना कि आवेश माइनस है, आवेश प्लस है। तो ये इसको धक्का देगा, इस प्लस आवेश को धक्का देगा किधर, इधर की ओर। तो E1 का दिशा इधर हो गया। ये भी प्लस आवेश इस प्लस आवेश को धक्का देगा, तो ये इधर की ओर धक्का देगा। तो E2 का दिशा इधर की ओर होगा, E1 का दिशा इधर। इस तरह से ये विपरीत हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग तो जान गए कि E1 तथा E2 का कुल परिणामी कितना हो गया, 0। तो P बिंदु पर, यह जो P बिंदु है उस P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र केवल C पर स्थित आवेश के कारण होगा। अतः P पर कुल विद्युत क्षेत्र निकालिए अब 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R स्क्वायर होगा ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू 9 गुना 10 के पावर 9, Q के जगह आपको रखना पड़ेगा 10 के पावर -6 R स्क्वायर। अब एक बात आपको ध्यान देना है, अब R स्क्वायर की जब बात हो रही है तो कौन सा R रखिएगा, C से P की ना, C से P की दूरी, उसी को ना R बोलेंगे। तो C से P की दूरी निकालिएगा, कैसे भैया, तो इसको निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। ये आपका कर्ण हो जाएगा और ये 5 सेंटीमीटर BP जो है वो आपका आधार हो जाएगा और ये CP जो है लंब हो जाएगा। तो आइए CP अगर लंब निकालना है तो क्या करेंगे, PC बराबर √ कर्ण का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर माइनस BP का स्क्वायर। तो कर्ण कितना था 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर किए। ये 5 सेंटीमीटर था तो 5 का स्क्वायर किए। तो 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 100 में से 25 घटाइए 75, 75 को 25 गुना 3 आप लिख सकते हैं और 25 का 5 वर्गमूल निकल गया, 3 वर्गमूल के अंदर ही रहा। तो ये सेंटीमीटर ना आया। और हम आपको पढ़ाया कि न्यूमेरिकल जब भी बनाना है तो उसको हम लोग किस में बनाते हैं, SI मात्रा में बदलते हैं। तो 5√3 बटा में 100 हो गया, ठीक है ना। मीटर में बदलिएगा तो 100 को 10 के पावर 2 लिख दिए और 10 के पावर 2 को 10 के पावर -2 ऊपर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इतना मीटर हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू इतना, Q का वैल्यू हम लोग ना यहाँ से 10 के पावर -6 रख दिए हैं, ये वैल्यू। अब R स्क्वायर का जगह तो R का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, 5√3 गुना 10 के पावर -2। तो 5√3 गुना 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए 9 और 10 के पावर 9 गुना 10 के पावर -6, 10 के पावर 3 हो गया। अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 75 आ गया। 10 के पावर -2 तो 10 के पावर -4 इसका स्क्वायर। अब देखिए इसको काटिएगा, काट के देखिए आपको 3 से काटना है तो 3 से 3 बार में 9 कटेगा और 3 से 25 बार में 25 या 75 कट गया। अब ये 10 के पावर 3 है, 10 के पावर -4 ऊपर चल गया तो 10 के पावर 4 हो गया प्लस में। अब 3/25 को भागा दीजिएगा तो 0.12 आएगा, 10 के पावर 7। अब याद रखिए ये वाला पॉइंट को हटाइए तो 2 गो 0 नीचे आ जाएगा और ये 2 गो 0 से अगर इसको काटिएगा तो 10 के पावर 5 बच जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, टोटल विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों अब मैं 8वां नंबर सवाल आपको बताने वाला हूं और उस 8वें नंबर सवाल के आधार पे आप 10-11 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग बना सकते हैं। फिलहाल आप 10 नंबर तक आप लोग होमवर्क आप लोग लिख लेंगे। 8, 9, 10 ये आपका क्वेश्चन है ना। 8 क्वेश्चन ये हुआ, 9 हुआ ये, और ये 10 नंबर क्वेश्चन हुआ। वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन हो गया। तो चलिए दोस्तों अब मैं बताने वाला हूं 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है क्या कि पारे की 27 छोटी बूंदों को 10 वोल्ट के समान विभव तक आवेशित किया गया है। माने पारा का 27 को छोटा बूंद है और उसको 10 वोल्ट के समान विभव तक आवेशित किया गया। अब यदि सभी बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाए तो बड़ी बूंद का विभव क्या होगा। तो चलिए
देखिए सवाल क्या कर रहा है आपको मैं बता रहा हूँ कि पारा का मतलब बहुत ये ऐसा ऐसा छोटा 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 ना, कितना बूंदा है, 27 बूंद है, ठीक है ना, और इनको मिलाकर एक बड़ा बूंदा बनाया जा रहा है। तो बोल रहा है कि अगर ये छोटा बूंदा को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है, मतलब एक का विभव 10 वोल्ट है, तो इन लोग को अगर मिलाकर 27 बूंदों को मिलाकर अगर बड़ा बूंद बना रहे हैं पारा का, तो इसका विभव कितना होगा। तो सवाल मेरा यही है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, आप ऐसा नहीं समझ सकते। देखिए मान लेते हैं हम लोग क्या किए, मान लेते हैं कि प्रत्येक छोटी बूंद जो है आपका पारे का, उसके त्रिज्या को हम छोटा आर मान लिए, ठीक है ना, और प्रत्येक बड़ी बूंद का त्रिज्या देखिए बड़ा आर मान लिए, ठीक है ना। ये छोटी बूंद है, आपको मैं ये बूंद जैसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन बड़ा फिगर इसलिए बनाया ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है ना। तो ये छोटी बूंद है जिसकी त्रिज्या आर, ठीक है, और बड़ी बूंद की त्रिज्या बड़ा आर मान लिए। प्रत्येक छोटी बूंद को कुछ आवेश दीजिएगा तभी ना वो आवेशित होगा। तो मान लीजिए कि उस समय आवेश कितना, इसको छोटा क्यू दिया गया और इसको बड़ा क्यू, ठीक है ना। प्रत्येक बड़ी बूंद पर आवेश इतना, प्रत्येक छोटी बूंद का विभव मान लिए कि 10 वोल्ट है। तो प्रत्येक बड़ी बूंद का विभव हमको निकालना है। इन लोग को मिला करके 27 छोटी बूंदों को मिला करके न, अगर हम क्या करते हैं, बड़ी बूंद बनाते हैं, तो इसका विभव क्या होगा। आज का मेरा क्वेश्चन मतलब ये है। तो चलिए इसके लिए हम करेंगे क्या। तो देखिए प्रत्येक छोटी बूंद पर का, अच्छा एक बात देखिए, एक और आपके माइंड में चल रहा होगा कि देखिए अगर प्रत्येक छोटी बूंद पर न स्मॉल क्यू आवेश दिया गया है, तो बड़ी बूंद पर का न आवेश कितना होगा। एक छोटा बूंद पे आवेश है स्मॉल क्यू, ठीक है, और ये बड़ा बूंद पर आवेश है बड़ा क्यू। तो ये जो बड़ा क्यू होगा 27 गुना छोटा क्यू के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एक छोटा बूंद पे आवेश दिया गया छोटा क्यू स्मॉल क्यू, तो ऐसा 27 गो छोटा बूंदा है, तो उस पर कितना आवेश दिया जाएगा, तो 27 गुना क्यू हो जाएगा ना। तो 27 गुना क्यू, ये आपका कुल 2700 बूंदों पर आवेश होगा, और उन्हीं 2700 बूंदों को मिलाकर बड़ा बूंद बनाया जा रहा है, इसलिए बड़ा बूंद का आवेश भी 27 क्यू हो जाएगा। चूंकि ये बड़ा बूंद इन्हीं छोटे छोटे बूंदों से मिलकर बना हुआ है, और इस पर एक ऊपर छोटा क्यू आवेश है, तो 27 के ऊपर कितना आवेश होगा, 27 क्यू, तो इसलिए क्यू बराबर 27 क्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब देखिए, अब हम लोग ये करते हैं कि प्रत्येक छोटी बूंद पर का विभव, पर का कहने का मतलब है कि प्रत्येक छोटी बूंद के सतह पर, प्रत्येक छोटी बूंद के सतह पर का विभव, सतह पर का विभव कैसे निकालिएगा। मान लेते हैं V1 विभव है, तो 1/4πε क्यू बाय आर होता है फॉर्मूला। तो क्यू के जगह स्मॉल क्यू का प्रयोग करेंगे, आर के जगह स्मॉल आर का प्रयोग करेंगे। बात समझ में? अब चूंकि अब देखिए, अब मैं बता रहा हूं कि चूंकि एक बात याद रखिए, है ना, बहुत कॉमन बात है जो कि आपको ध्यान रखने योग्य है कि आप ये छोटा छोटा 27 बूंद को मिला करके जब बड़ा बूंद बनाइएगा, तो इस बड़े बूंद के आयतन जो होगा इस 2700 बूंद के आयतन के बराबर होगा। कन्फर्म? ये समझ सकते हैं ना, चूंकि ये 27 बूंद को मिलाने के बाद बड़ा बूंद बन रहा है, तो ये बड़े बूंद का जो आयतन होगा ये 2700 छोटे बूंद के आयतन के बराबर होगा। तो देखिए वही मैं लैंग्वेज में लिखा हूँ कि चूंकि बड़ी बूंद का आयतन वही होगा जो 27 छोटी बूंदों का आयतन है, अतः बड़ी बूंद का आयतन बराबर 27 गुना छोटी बूंदों का आयतन। लिख सकते हैं बड़ी बूंद का आयतन बराबर 27 छोटी बूंदों का आयतन। मतलब बड़ी बूंद का आयतन अब बताइए, तो बूंद कैसा होता है, गोलाकार मान के बनाना है यहाँ पे ना, बूंद गोलाकार। तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, बड़ा आर क्यों, क्योंकि बड़ी इसका आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 27 गुना एक छोटी बूंद का आयतन, 27 छोटी बूंदों का आयतन बराबर 27 गुना एक छोटी बूंद का आयतन। तो चलिए ये तो ऐसे ही उतार दें, 27 ऐसे, एक छोटी बूंद का आयतन, तो बूंद गोलाकार होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो आर कौन सा त्रिज्या, छोटी बूंद का त्रिज्या, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, अब हो गया आर क्यू बराबर 27 आर क्यू। तो ये आर क्यू बराबर देखिए, तो 27 और आर क्यू को आप 3r का हॉल क्यों नहीं लिख सकते हैं अब जनाब, क्योंकि 3 का क्यू करेंगे तो 27 आ ही जाएगा, आर क्यू आ ही जाएगा। तो अब देखिए जब ऐसे करेंगे तो क्या फ़ायदा हुआ,
फायदा ये हुआ कि पावर अगर ऊपर ऊपर बराबर हो तो आधार भी बराबर होता है, इसलिए r बराबर 3r हो गया। बात समझ में आया ना? तो चलिए अब मैं बड़ी बूंद के सतह पर का विभव निकाल रहा हूँ। बड़ी बूंद जो है उसके सतह पर का विभव, ठीक है ना। देखिए छोटी बूंद के सतह पर का विभव निकाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन स्मॉल क्यू बाई स्मॉल r, ठीक है। तो बड़ी बूंद के सतह पर का विभव क्या होगा, V2 बराबर क्या लिख दिए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन बड़ा क्यू बाई बड़ा r। क्यों? अरे फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई r। तो क्यू के जगह यहाँ टोटल चार्ज स्मॉल क्यू नहीं कैपिटल क्यू है और रेडियस भी कैपिटल R है, तो ये हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि V2/V1 एक रेशियो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं V2 और V1। V1 आपको पता है ना यहाँ से, तो V2/V1 कीजिए। V2/V1 ना, ये आपको हर एक सवाल में करना है। जो 8, 9, 10 ये एक प्रोसेस बता रहे हैं, मेथड बता रहे हैं, और इसी मेथड से जरा सा भी नहीं भटकते हुए आपको इस तरह का कोई भी सवाल बन जाएगा। तो ये स्टेप याद रखिएगा कि दोनों का, बड़े बूंद और छोटे बूंद का विभव निकालने के बाद, ठीक है ना, दोनों का अनुपात निकालते हैं। तो V2/V1, तो V2 का वैल्यू इतना है यहाँ से, V1 का वैल्यू यहाँ से हम रख दिए ये वाला, ठीक है ना। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कट जाएगा और Q/R बराबर स्मॉल क्यू बाई स्मॉल r, ये r ऊपर चल जाएगा, ये r नीचे आ जाएगा। तो Q गुना स्मॉल r बराबर कैपिटल R गुना Q, कैपिटल R गुना Q, ठीक। अब एक बात बताइए जनाब, ये जो कि बड़ा क्यू है उसके जगह आप लोग लिख सकते हैं 27 गुना स्मॉल क्यू, यस सर लिख सकते हैं। अब ऐसे ही ये जो बड़ा आर है उस बड़े आर के जगह आप लिख सकते हैं यहाँ से r बराबर 3r, चूँकि आया था ना, है ना, r = 3r। तो चलिए लिख दिए। अब क्या हो जाएगा, q से q कटेगा, r से r कटेगा, 3 से 9 बार में 27। तो यहाँ V2/V1 बराबर 9 आया है। तो V2 बराबर 9 × V1, मतलब बड़े बूंद का विभव जो आया वो छोटे बूंद के विभव का 9 गुना है। तो छोटे बूंद का विभव आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि छोटे बूंदों को 10 वोल्ट के समान विभव तक आवेशित किया गया है ना। तो छोटे बूंद का विभव 10 लिख दिए, ठीक है। तो 10 × 9 90 आ जाएगा, जैसे दिखा है ना 10 वोल्ट। तो 90 वोल्ट आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हुआ मेथड, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं इसको ट्रिक्स बताता हूँ, एक मैं ट्रिक बताता हूँ। तो बड़े बूंद का विभव अगर निकालना हो तो n के पावर 2/3 गुना एक छोटी बूंद का विभव, फार्मूला है जहाँ n क्या है तो बूंदों की संख्या है। तो ऊपर के प्रश्न से मैं एग्जांपल भी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि जैसे देखो ऊपर का प्रश्न में क्या है, बड़ी बूंद का विभव बराबर, फार्मूला तो वही लगाएंगे n गुना n के पावर 2/3 और गुना छोटी बूंद का विभव। तो n मैंने क्या था, बूंदों की संख्या। बूंद की संख्या कितना था, 27 छोटी बूंद को लेकर चल रहे थे हम लोग। तो 27 का पावर कितना आ जाएगा 2/3, और एक छोटी बूंद का भी वो 10 वोल्ट था। तो 10 वोल्ट हम लोग कर दिए। अब यहाँ पर 3 हम लोग कर दिए। 27 को 3 का क्यों लिख सकते हैं ना हम लोग, 27 को 3 का क्यों लिख सकते हैं। और ये 2/3 गुना 10 हो गया, तो 3 के पावर 3, और ये गुना में क्या होता है, ये पावर क्या गुना हो जाएगा ना, 3 गुना 2/3। अब ये 3 से ये 3 काट दीजिएगा, तो 3 के पावर 2 बच गया, और गुना में 10, तो ये 9 गुना 10 90 वोल्ट आ गया। ये आपको ट्रिकली हो गया। तो इस तरह से आप लोग नोट करेंगे। और 8, 9, 10, ये 8 तो मैं बता दिया, 9, 10 क्वेश्चन आप लोग सोल्व करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। और जिस स्टेप से मैं बताया हूँ बिल्कुल वही स्टेप आप लोग बनाइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।